आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस फैसिलिटी में स्वागत है। हमारे चैनल पे लैब असिस्टेंट के पेपर सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हमने केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें केमिस्ट्री कंप्लीट सीरीज में हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट परमाणु संरचना, यूनिट थर्ड रासायनिक साम्य ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और उन यूनिट में हमने देखा कौन कौन से टॉपिक है, एक एक टॉपिक का अध्ययन किया अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे कि 2016 में इन यूनिटों से लैब असिस्टेंट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, 22 में कैसे पूछे गए, 18 में कैसे पूछे गए, अच्छे से एकदम पढ़ा। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, आयनिक साम्य। इस यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, पूछता है और बहुत इजी यूनिट है। और इसमें 4 या 5 टॉपिक है। इसमें पहला टॉपिक है एसिड बेस कॉन्सेप्ट यानी अम्ल क्षार की अवधारणा। दूसरा टॉपिक है पीएच। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा समाइन प्रभाव। चौथा टॉपिक रहेगा बफर विलयन और 5वां टॉपिक रहेगा सूचक व अनुमापन। अम्ल क्षार अवधारणा में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अम्ल और क्षार की पहचान के लिए अपने बहुत सारे तर्क दिए, जिनमें हम मेनली 3 साइंटिस्टों की बात करेंगे। आर्यनस की अवधारणा, उसके बाद में लुईस की अवधारणा और एक देखेंगे हम ब्रोस्टेंट-लोरी की अवधारणा। क्योंकि ये 3 अवधारणा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो और भी कई अवधारणाएँ थीं जिनको मान्य नहीं किया गया। इन लोगों ने कि अम्ल को कैसे पहचाने, क्षार को कैसे पहचाने, इसके लिए अपने अपने मेथड बताए। तो सबसे पहले हम आर्यनस का मेथड देखते हैं या उसका अवधारणा देखते हैं, उसने क्या बताया। आर्यनस ने बताया कि अम्ल को कैसे परिभाषित किया कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में लिक्विड सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, उनको अम्ल कहा। अब और ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देंगे, उनको क्षार कहा। फिर ब्रोस्टेंट-लोरी आया। लोरी ने बोला कि जो प्रोटॉन H+ दे रहा है वो अम्ल हो गया और जो प्रोटॉन H+ ले रहा है वो क्षार हो गया। फिर इसी प्रकार आगे लुईस की अवधारणा आई। उसने कहा कि अम्ल वो पदार्थ होंगे जो लोन पेयर ग्रहण करेंगे, उनको अम्ल कहा। और जो लोन पेयर डोनर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, उसको क्षार कहा। अब देखते हैं आर्यनस की। आर्यनस ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होंगे जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। फिर इसी आधार पर उसने बताया कि यदि जलीय विलयन में एक H+ दे रहा है या 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, उस हिसाब से उसको बांट दिया, जैसे देखते हैं। और इसने अम्ल के लिए क्षारकता शब्द का यूज किया। अब देखते हैं कि मोनोबेसिक एसिड क्या हो गया। एक क्षारकीय अम्ल जो एक H+ दे। डाई बेसिक एसिड यानी द्विक्षारकीय अम्ल जो 2 H+ दे। त्रिक्षारकीय अम्ल जो 3 H+ दे। फिर उसके उदाहरण भी है, जैसे HCl मोनो में आ गया। जैसे हम पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो HCl एक H+ देगा तो ये मोनोबेसिक एसिड हो गया। ऐसे ही HNO3 हो गया, CH3COOH हो गया, HClO4 हो गया, HCN हो गया, H3PO2 हो गया। ऐसे ही दूसरा द्विक्षारकीय अम्ल जो 2 H+ दें, उसके लिए एग्जाम्पल हो गया H2SO4, H2C2O4, H3PO3, फिर H2CO3। फिर बात करते हैं त्रिक्षारकीय अम्ल की, तो क्या हो गया H3PO3। अब इसमें एक कॉमन एग्जाम्पल है H3PO4 में। देखो, इसमें से 1 भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, जैसे इसमें अंडरलाइन करके दे रखा है।
ऐसे। अब एक नोट में इम्पोर्टेंट चीज़ है बोरिक अम्ल की। बोरिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया H3BO3। ये आर्सेनस अम्ल नहीं है। क्यों नहीं है? यह जल से एक OH लेता है, इस कारण। देखिए जैसे H3BO3 को ऐसे लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस। जलीय विलयन में ही चेक करेंगे क्योंकि आर्सेनस की अवधारणा लागू ही होती है जलीय विलयन में, इससे बाहर तो बताती ही नहीं है। B फिर 3 OH लगा दिए इसके। H2 जलीय विलयन में लिया, H2 को तोड़ दिया H+OH नेगेटिव में, तो ये OH नेगेटिव तो B के पास चला जाएगा और H+ मुक्त हो जाएगा। तो ये बन जाएगा BOH4 का होल नेगेटिव। H+ बाहर निकल जाएगा। यह कहाँ से आता है H+? ये जल से आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है आर्सेनस का याद रखना है कि ये अतः हम कह सकते हैं कि बोरिक अम्ल आयनिक अम्ल नहीं है, आर्सेनस अम्ल नहीं है। इसमें पूछता है फिर ये आर्सेनस अम्ल नहीं है तो H+ कहाँ से आता है, तो हमारा आंसर होगा ये जल से आता है। ठीक है, आगे देखो इसमें लिखा है कि एसिड के लिए क्षारकता शब्द काम में लेते हैं। हमने बताया जैसे यहाँ एक क्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय, त्रिक्षारकीय अम्ल, तो एसिड के लिए क्षारकता शब्द काम में लेते हैं। जैसे H2SO4 की क्षारकता कितनी होगी? 2। क्षारकता का मतलब हो गया कि कितने H+ आयन दे सकता है वो। जैसे H3PO4 की क्षारकता कितनी होगी? 3, क्योंकि ये 3 H+ दे सकता है। HCl की क्षारकता कितनी होगी? 1, क्योंकि 1 H+ दे सकता है। ऐसे ही बेसिक के लिए अम्लता शब्द काम में लेते हैं। जैसे NaOH की अम्लता की बात करें 1, MgOH का ऑल्टोइस की अम्लता की बात करें तो 2 हो गई। अब देखिए क्षारक, जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्षार हो गया। क्षार में भी ऐसे 3 कैटेगरी बांट दी कि जो एक OH देगा वो मोनो एसिड बेस हो गया, यानी एक अम्लीय क्षार हो गया। जो 2H देगा वो द्विअम्लीय क्षार हो गया। जो 3 OH देगा वो त्रिअम्लीय क्षार हो गया। ऐसे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे एक अम्लीय क्षार के NaOH हो गया, KOH हो गया, CSOH हो गया, RbOH हो गया। ऐसे इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ऑल्टोइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऐसे हम याद कर सकते हैं त्रिक्षारक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब आता है अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये ऊपर वाली लाइन याद रखना कि अम्लीय प्रकृति होगी जो -R का मतलब हो गया ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव, -I का मतलब इंडिकेटिव इफेक्ट, -I के A हो गया अम्ल नियतांक। ऐसे 1/pKa जो आगे आएगा बता देंगे। तो अम्लीय प्रकृति अम्लीय नियतांक के समानुपाती होगी। ऐसे ही क्षारकीय प्रकृति क्षारकीय नियतांक के समानुपाती होगी। देखो अम्ल में ये तीनों नेगेटिव इफेक्ट के समानुपाती आ रहा है, जबकि क्षारकीय प्रकृति में R+H+I+ के समानुपाती आ रहा है। और दोनों ही कंडीशन में 1/pK के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। अम्ल के लिए pKa हो गया, क्षार के लिए pKb हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अम्लों के लिए। देखो जैसे H3PO4 है, इसके हमने बोला था ना कि H3PO4 तीनों कंडीशन में आ रहा है। जैसे मोनो बेसिक एसिड भी है, डाई बेसिक एसिड भी है, ट्राई बेसिक एसिड भी है, तीनों है। तो एक तो लिया इसमें H2PO4 नेगेटिव, एक लिया H1PO4 नेगेटिव 2, PO4 नेगेटिव 3। इसमें सबसे ज़्यादा अम्ल नियतांक का मान किसका होगा? तो सीधी सी बात है, जो जितना कम H+ देगा वो उतना ही मजबूत रहेगा, जो जितना ज़्यादा देगा वो उतना ही वीक हो जाएगा। तो इसका ये क्रम हो जाएगा। ऐसे ही क्षार के प्रकृति के लिए क्षार नियतांक के समानुपाती होगा और सबसे ज़्यादा मान होगा
Kb1 का, फिर Kb2 का, फिर Kb3 का। अब बात करते हैं कि आरएनएस के अवधारणा की क्या कमियां रह गई थी। देखो पहला पॉइंट, यह अम्ल क्षार की व्याख्या केवल जलीय विलयन में करता है। हमने बताया था कि जलीय विलयन से बाहर यदि अम्ल और क्षार की पहचान करेंगे तो इस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि ये लागू ही जलीय विलयन पे हो रहा है। फिर 2 पॉइंट और है इसमें मेनली कि आरएनएस ने बताया कि PCl5, IF5, IF7 और SF6 ये भी आरएनएस अम्ल है। लेकिन फिर और साइंटिस्टों ने सवाल ये पूछा कि इनमें तो H+ है ही नहीं, तो ये अम्लीय कैसे हैं। तो इसके अम्लीय व्यवहार की व्याख्या नहीं कर पाए आरएनएस। फिर इसी प्रकार ऐसे ही कुछ और के लिए क्षारकीय होने का दावा किया। फिर उसमें बोला गया कि इनमें तो OH है ही नहीं, फिर ये क्षारकीय कैसे हैं, तो इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाया। इसमें कौन हो गया, एमीन हो गया, ईथर हो गया, अमोनिया हो गया। इनके क्षारकीय व्यवहार की व्याख्या नहीं कर पाया। अब अगली अवधारणा अपनी ब्रोस्टेंट-लोरी अवधारणा। देखिए ये क्या कहता है। इसने अम्ल को ऐसे बताया कि जो प्रोटॉन दे रहा है, यानी प्रोटॉन का मतलब H+ दे रहा है वो अम्ल, और जो H+ ले रहा है वो क्षार। यानी इसने संयुग्म अम्ल क्षार की व्याख्या करते हुए अम्ल क्षार को परिभाषित किया। जैसे मैं ऊपर वाली रिएक्शन देखता हूँ, NH3 को इसने क्षारक माना, ठीक है। अब जल से अभिक्रिया करवा रहा है ये। अब जल को तोड़ेंगे H+ OH नेगेटिव में। जल का H+ NH3 के पास चला गया तो ये NH4+ बन गया, और बच गया जो OH ऐसे लिख दिया। अब NH3 से NH4 बन रहा है प्लस में, तो ये क्षार हो गया, तो इसका संयुग्मी अम्ल हो जाएगा NH4। ऐसे ही फिर H2 अम्ल लिया तो इसका संयुग्मी क्षार क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं। HCl को यदि मैं अम्ल लूँ तो HCl जल से रिएक्शन करूँ और जल वही H+ और OH में टूटेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक H+ ले लेगा तो H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो अम्ल का संयुग्मी अम्ल क्या हो गया, अम्ल का संयुग्मी क्षार हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। फिर इसका क्षार का संयुग्मी अम्ल हो जाएगा Cl नेगेटिव। देखिए इन दोनों ही रिएक्शन में H2O को एक बार अम्ल लिया, एक बार क्षार लिया, तो हम कह सकते हैं कि ये जल का कोई फिक्स व्यवहार नहीं बताया रिएक्शन के अकॉर्डिंग। कभी इससे अमोनियम आयन बना, कभी हाइड्रोनियम आयन बना, तो ये कन्वर्ट होता जा रहा है। जैसे पहली रिएक्शन में हमने देखा कि अमोनिया से NH3 से NH4+ बना, यानी अमोनिया से अमोनियम आयन बना। दूसरे में H2O से OH नेगेटिव बना। इन दोनों में अंतर देखोगे तो एक H+ का अंतर मिलेगा। ऐसे ही HCl से Cl बना, संयुग्म अम्ल क्षार। फिर H2O से H3O बना, H3O+ बना। ब्रोस्टेंट-लोरी ने कुछ कैटेगरी बनाई, जिसमें एक में अम्ल को रखा, एक में क्षार को रखा, और बताया कि ये अम्ल है, ये क्षार, ऐसा उसने वर्गीकरण किया। तो उसमें है H2SO4 हो गया, HBr हो गया, HCl हो गया, CH4 हो गया, HSO4 नेगेटिव हो गया, NH3 हो गया, H2 हो गया, OH नेगेटिव हो गया, NH2 नेगेटिव हो गया, NH4+ हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल बराबर हो जाएगा संयुग्मी क्षार में एक H+ जोड़ देंगे तो वो अम्ल के बराबर आ जाएगा। देख लो इधर, जैसे Cl में एक H+ जोड़ दूँ तो HCl हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही ब्रोस्टेंट-लोरी, ये ब्रोस्टेंट क्षार के एग्जाम्पल है जो
याद रखने हैं, कई बार पूछ लेता है एग्जीक्यूशन में कि निम्न में से ब्रोस्टेंट क्षार है, ब्रोस्टेंट अम्ल है, ऐसे करके। तो इसके एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NH3H2O, HSO4 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, SO4-2OH-2। देखिए यहाँ कुछ दोनों रिपीट हो रहा है, NH3H2O, यानी हम कह सकते हैं कि अमोनिया जल या और भी कुछ है तो उनको फिक्स कैटेगरी नहीं है कि वो अम्ल होगा या क्षार होगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन के अकॉर्डिंग कि कहाँ के किस प्रकार यूज हो रहा है वो। जैसे देखिए जल की बात करूँ मैं, जल यदि H+ दे देगा अम्ल बन जाएगा, H+ दे के ये OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जल यदि H+ ले लेगा तो क्षार बन जाएगा और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये बना रखा कि H2O से OH बना तो संयुग्मी अम्ल क्षार, H2O से हाइड्रोनियम आयन बना तो अम्ल, तो ये बन जाएगा बेस एसिड बन जाएगा ये। ऐसे ही हम अमोनिया का ले सकते हैं कि एक H+ दे दिया अम्ल बन गया और एक कन्वर्ट हो गया NH2- में, और H+ ले लिया तो NH+4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक में व्यवहार ये अम्ल की तरह कर रहा है, दूसरे में क्षार की तरह कर रहा है। पहले में अम्ल की तरह कर रहा है तो NH2 नेगेटिव क्या कहलाएगा, इसका संयुग्मी क्षार कहलाएगा। यहाँ NH3 क्षार की तरह काम कर रहा है तो ये अमोनियम आयन क्या कहलाएगा, इसका संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। अब नोट में इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखना, यदि परबल अम्ल है तो इसका संयुग्मी क्षार दुर्बल, तथा यदि अम्ल दुर्बल है तो इसका संयुग्मी परबल क्षार होगा। जैसे मैं बात करूँ परबल अम्ल, इसका संयुग्मी क्षार क्या होगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा, प्लस ये H+ दे रहा है ना। ऐसे ही दुर्बल अम्ल ले हूँ तो H+ संयुग्मी क्षार में क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि क्षारकता का क्रम बताओ। 4 मॉलिक्यूल दे देगा या परमाणु दे देगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे दिया। जो रेड में लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है कि इनमें क्षारकीयता का क्रम बताओ या अम्लता का क्रम बताओ। तो हम अपनी टेक्निक लगाएंगे कि जिसका बड़ा साइज है, बड़ा साइज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो H+ आसानी से देगा, तो वो परबल अम्लीय हो गया। तो इनमें परबल अम्लीय कौन सा हो जाएगा, परबल अम्लीय Br होगा तो इसमें परबल क्षार हो जाएगा फ्लोरीन और दुर्बल हो जाएगा आयोडीन। संयुग्म की बात करें तो एक H+ इनके साथ जुड़ जाएगा, एक H+ सभी के साथ जोड़ दिया। अब अम्लीयता क्षारकता की उल्टी चलती है तो क्रम चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है क्षारकता का क्रम बताओ। तो इसमें पहचानना पड़ेगा कि F- अपना दुर्बल क्षार की है। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में F- प्रबल था, यहाँ दुर्बल है, तो चेंज हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ एक 50 किलो का आदमी 40 किलो से मोटा है और 60 किलो से पतला है, तो ये निर्भर करेगा हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। तो ऐसे ही फिर ये दुर्बल क्षार के हो गया, तो हम संयुग्म की बात करेंगे तो सबके साथ H जुड़ जाएगा और क्रम इसका उल्टा हो जाएगा। सेम ऐसा ही है। अभी बात करता हूँ अगला क्वेश्चन की। इसमें पूछा है अम्लीयता का क्रम बताओ। अब इसमें तो हम
बॉन्ड लेंथ के हिसाब से या H प्लस कौन देगा जल्दी उस हिसाब से देख नहीं सकते, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और देखो एक मेथड है कि अम्लीय प्रकृति जो है वो समानुपाती होती है ऑक्सीकरण अंक के। तो सभी का ऑक्सीकरण अंक चेक करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले करता हूँ HClO का, H की संयोजकता 1 होगी, Cl की हमें ज्ञात करनी है, ऑक्सीजन की -2 होगी। तो X का कितना आ गया, क्योंकि इस पे कोई आवेश नहीं है तो बराबर में 0 लिख दिया, तो X बराबर +1 आ गया। तो ऐसे ही इसका निकालेंगे, +3 आ जाएगा, ऐसे इसका +5 +7। और जिसकी ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है या ऑक्सीकरण अंक ज़्यादा आ रहा है वो उतना ही प्रबल होगा, तो ये सबसे ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। अब क्षारकता की बात करेंगे तो हमने बता रखा कि एक H हटा दो और क्रम को उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा। फिर जैसे इसमें किया था ना, क्षारकता का दे रखा था, अम्लीयता का पूछा था, तो एक H प्लस जोड़ा और क्रम को उल्टा कर दिया। और यहाँ साफ साफ लिख भी रखा है कि अम्ल और क्षार में फ़र्क किसका आ रहा है, H प्लस का आ रहा है। जैसे यहाँ भी पढ़ा कि अम्ल बराबर होगा H प्लस संयुग्मी क्षार। अब आती है अपनी तीसरी अवधारणा, लुईस अवधारणा। ये कैसे परिभाषित कर रहा है अम्ल और क्षार को, कि लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले अम्ल हो गया। चूँकि ये लुईस बता रहा है इसलिए इसको लुईस अम्ल बोल दिया। ऐसे ही लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म डोनर यानी दान करने वाला हो गया, तो वो लुईस क्षार हो गया। इसको LB से लिख दिया, लुईस बेस। अब इसके कुछ बिंदु है वो देखते हैं। पहला, जिसमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो यानी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो। देखो एग्जाम्पल, सॉरी एक बार फिर से देखिए, ये पोज हो गया था कैमरा एक बार। यहाँ हम लुईस अम्ल पढ़ रहे थे तो इसने बताया कि केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होगा यानी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होगा, वो लुईस अम्ल होगा। तो हमने एग्जाम्पल में देखा BH3, इसकी संरचना इधर देखी, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर हो गया, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे ही BCl2 देखा, AlCl3 देखा, GaCl3 देखा। दूसरे में हमने देखा वेदन आयन जिनका अष्टक अपूर्ण हो, जैसे H प्लस, Br प्लस, F प्लस, Cl प्लस, CH3 प्लस, NO2 प्लस। ये अब इसके अपवाद की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोनियम आयन हो गया, अमोनियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया। इनमें अष्टक पूर्ण है, अतः धन आयन होने पर भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसके अपवाद हो गए, कई बार पूछता है। तीसरा आ गया, वे सभी अणु या आयन जिनके पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध हो, वो भी लुईस अम्ल कहलाएंगे। जैसे PCl5 आ गया, IF5 आ गया, IF7 आ गया, SF6 आ गया, Fe+2 आ गया, CO+3 आ गया, Ni+2 आ गया। जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा कि आर्गन, फिर D5 4S1 ऐसे आ गया। मैग्नीशियम का भी देख लिया, फेरस का। अब फेरस की बात करते हैं तो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया इसका, 3D6 4S2। तो Fe में D में कितने आ रहे हैं, इसमें 6। तो हमने पहले भी बताया था कि डी उपकोष में 5 बॉक्स होते हैं और भरने का क्रम कि पहले एक एक भरो, उसके बाद में पेयरिंग करो। तो इसमें कितने खाली रह गए, 4 खाली रह गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस भी आयनीय अणु के पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होंगे वो लुईस अम्ल कहलाएगा। अब बात करते हैं लुईस क्षार की, यानी लोन पेयर युक्त हो। जैसे मैं बात करूँ एमीन, RnH2, ईथर ROR, फिर H2 हो गया, अमोनिया हो गया, एल्कोहल हो गया। एक तो लुईस क्षार की पहचान जिसके पास लोन पेयर हो, लोन पेयर युक्त हो, वो लुईस क्षार हो गया। दूसरा ऋणायन हो, जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ऐसे और भी हैं।
अब बात करते हैं जल के गुणधर्मों की, कि जल के गुणधर्मों की कि 1 लीटर जल में कितने मोलों की संख्या होगी, उसकी सांद्रता कितनी होगी, जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा। तो इन सब बिंदुओं की बात करते हैं। देखिए, मोल क्या हो गया कि ग्राम में बार बटा परमाणु भार या अणु भार। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी हो गया। तो जल का घनत्व 1 आ गया m/c, यानी इसके लिए आयतन और द्रव्यमान इक्वल हो गया केवल जल के लिए। तो हम कह सकते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml हो गया, और उसी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो गया। ये केवल जल के लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं। तो जल के 1 लीटर में मोलों की संख्या कितनी आ गई, 1000, और जल का जो परमाणु भार कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि H2O लिखते हैं ना। हाइड्रोजन का 1 हो गया, इसमें द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो 16, और चूँकि हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन आयन है, तो 16 और 2 18, तो 1000/18, तो 55.5 मोल आ गई। हम सांद्रता की बात करें, सांद्रता होती क्या है कि मोल अपॉन लीटर, और लीटर 1 लीटर की बात कर रहे हैं तो मोल लीटर को हम लिखते हैं मोलरता, तो 55.5 इसकी मोलरता हो गई। अतः जल की सांद्रता भी 55.5 m होती है, और 1 लीटर जल में मोलों की संख्या भी 55.5 मोल होगी। अब देखना जल का आयनिक गुणनफल क्या है। परिभाषा देखना कि निश्चित ताप पर जल में उपस्थित H+ व OH- आयनों की सांद्रता का गुणनफल ही जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। जैसे मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, ये H2O को तोड़ दिया H+ OH- में। अभी हमने साम्य नियतांक पढ़ा था कि उत्पादों की सांद्रता अपॉन क्रियाकारकों की सांद्रता, उस हिसाब से हमने H+ आयन की सांद्रता, OH- आयन की सांद्रता बटा H2O की सांद्रता। अब H2O को कैसे गुणा कर दिया और एक नया गुणांक ले लिया, नया गुणांक Kw ले लिया। Kw को बोला जल का आयनिक गुणनफल। तो Kw बराबर हो गया H+ आयन की सांद्रता OH- आयन की सांद्रता। अब एक क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की H+ और OH- आयनों की सांद्रता 10⁻⁷ m है, और m हमने पढ़ाई है, मोल लीटर इनवर्स है। तो इसमें सीधा ही लिख देंगे यहाँ जल का आयनिक गुणनफल में फॉर्मूला हो गया Kw बराबर H+ और OH- आयन की सांद्रताओं का गुणनफल। तो ये 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ m, तो Kw बराबर हो गया 10⁻14 m²। अब नोट में देखना कि Kw का मान ताप पर निर्भर करता है, अतः ताप बढ़ने पर Kw का मान बढ़ता है। आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम ये देखेंगे कल के वीडियो में हम pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे, इस पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल साइंस फैसिलिटी पे कंटिन्यूस वीडियो आते रहेंगे, तो प्लीज़ अच्छे से इनको देखना, समझना। कुछ डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि हमारी साइंस फैसिलिटी फैमिली बढ़े। सो थैंक यू।